गुड इवनिंग ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी और ये हमारा थर्ड लेक्चर है। पिछले दो लेक्चर में हमने क्या पढ़ लिया कि अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट है जिसमें हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग के बारे में। अकाउंटिंग मतलब हिसाब किताब होना चाहिए बराबर, डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट। डेबिट मतलब लेफ्ट हैंड साइड, क्रेडिट मतलब राइट हैंड साइड। चार चीजें पढ़ी। फिर चार इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी, असेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस। असेट वो अच्छी चीजें जो मुझे पैसा कमाने में मदद करती है। लायबिलिटी मेरे ऊपर कर्जा है। इनकम ऐसी कोई एक्टिविटी जिसकी वजह से मेरे पास पैसा है। एक्सपेंस ऐसी कोई एक्टिविटी जिसकी वजह से मेरे पास से पैसा जाए। देखिए जरूरी नहीं है पैसा आए तो इनकम हो, जरूरी नहीं है पैसा जाए तो एक्सपेंस हो। हमने पढ़ा आपके पास पैसा आए आपका ही हो जाए तो इनकम, लौटाना पड़े तो लायबिलिटी, है ना। आप किसी को पैसे दे रहे हो, उस पैसों का बेनिफिट इसी साल मिलेगा तो एक्सपेंस, बेनिफिट अगले साल मिलेगा तो असेट। अब जो लोग स्कूल जा रहे हैं उनको शुरुआत में हो सकता है रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट के बारे में पढ़ाया जाए, ठीक है। जब वो पढ़ाए तब आप मस्त आराम से सोच सकते, कोई टेंशन नहीं है, हमें नहीं पढ़ना। मैं बताऊंगा कि वो क्यों पढ़ाते हैं, क्या काम है। हमने कल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट किया था कि यार अकाउंटिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रिकॉर्डिंग, है ना। तो मैंने कहा मेरे मन में 3 सवाल आते थे, क्या रिकॉर्ड करना है, कहाँ रिकॉर्ड करना है, कैसे रिकॉर्ड करना है। क्या का जवाब कल हमने सीख लिया था। क्या रिकॉर्ड करना है सर, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है। ट्रांजैक्शन क्या होता है, एनी एक्टिविटी विच चेंजेस आवर फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन बनती है असेट और लायबिलिटी से, और असेट और लायबिलिटी मतलब हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बनती बिगड़ती किसकी वजह से, इनकम और एक्सपेंस की वजह से। तो ये जो 4 बेसिक पिलर हमने पढ़े, असेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस, इन पे डिपेंड करती है मेरी फाइनेंशियल पोजीशन। इन 4 में से कोई सी भी चीज इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी तो मैं कहूँगा कि मेरी फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो गई, मुझे इस बात को रिकॉर्ड करना है। मतलब 100 बातों की एक बात, हमें असेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस का इंक्रीज और डिक्रीज रिकॉर्ड करना है। समझना है, असेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस का इंक्रीज और डिक्रीज करना। अब आगे थोड़ा पॉज करो। थैंक यू सो मच। तो 100 रुपये फीस कम देना, ओके। ये रहा रिकॉर्डिंग, क्या रिकॉर्ड करना है, कहाँ रिकॉर्ड करना है, कैसे रिकॉर्ड करना है। ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है, एनी एक्टिविटी चेंजेस द फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन बनती है असेट लायबिलिटी से, असेट लायबिलिटी डिपेंड करते हैं इनकम और एक्सपेंस से। इन 4 चीजों में कोई भी चीज चेंज होगी, इंक्रीज या डिक्रीज होगी तो हमें रिकॉर्ड करना है। अब बात करेंगे कैसे रिकॉर्ड करना है, सॉरी कहाँ रिकॉर्ड करना है। तो कहाँ रिकॉर्ड करना समझने के लिए पहले मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूँ। हम अकाउंटिंग में जो रिकॉर्डिंग का सिस्टम फॉलो करते हैं उसका नाम है डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। क्या बोलते हैं, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। डबल मतलब ट्वाइस, एंट्री मतलब करेक्ट रिकॉर्ड करना, एंट्री मतलब रिकॉर्ड। माना सुना है इश्यू करी हुई चुनो उसका इससे कोई लेना नहीं, ठीक है। आप जैसे मान लो किसी बड़ी सी बिल्डिंग में आपने एंटर किया, आप अंदर जा रहे हो, अचानक से चौकीदार होकर बोलता है रुको एंट्री करके जाओ। आप एंट्री तो कर रहा हूँ और कौन सी एंट्री तो मेरा बेवकूफ़, तुम सारे एंट्री करके जाओ ना, रजिस्टर में रिकॉर्ड करके जाओ किससे मिल रहा है, क्या काम है, क्यों आया है कि नहीं। तो एंट्री मतलब रिकॉर्ड। डबल एंट्री मतलब ट्वाइस रिकॉर्ड। हम क्या करेंगे, हर ट्रांजेक्शन की अकाउंटिंग में 2 बार रिकॉर्डिंग करेंगे। हर ट्रांजेक्शन को 2 बार रिकॉर्ड। क्यों भाई, एक बार में समझ में नहीं आता जो 2 बार रिकॉर्ड करेंगे। क्लास का होमवर्क चल रहा है, 2 बार क्यों रिकॉर्ड करें, और 2 बार का रिकॉर्ड करना ही है तो मैं बीच में कार्बन नहीं लगा लूँगा, अपने आप रिकॉर्ड हो जाएगा। 2 बार क्यों रिकॉर्ड करेंगे, बेटा समझ 2 बार इसलिए रिकॉर्ड करेंगे बिकॉज एवरी ट्रांजेक्शन हैज 2 इफेक्ट्स। जैसे हर कहानी के 2 पहलू होते हैं, इसी तरीके से हर ट्रांजेक्शन के 2 इफेक्ट होते हैं। हमें उन दोनों इफेक्ट को रिकॉर्ड करना है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैं 1 लाख रुपए का फर्नीचर खरीद के लाया, अब इसके 2 इफेक्ट क्या होंगे। एक हाथ मेरे पास फर्नीचर आया कितने का, 1 लाख, ये मेरे लेके आए असेट है तो मेरा 1 लाख रुपए का असेट बढ़ गया। और दूसरे हाथ सर मेरे पास से 1 लाख रुपए गए ही तो सही,
वो नोटों से भरा कमरा, वो कैश क्या था मेरे लिए असेट, तो एक असेट मेरा क्या हो गया, कम हो गया, तो एक असेट बढ़ गया, दूसरा असेट क्या हो गया मेरा, कम हो गया, हो गए दो इफेक्ट, मुझे दोनों रिकॉर्ड करना है। फर्नीचर आया ये भी रिकॉर्ड करना है, कैश गया ये भी रिकॉर्ड करना है, समझे कि नहीं समझे? अब दूसरा एग्जाम्पल और अच्छे से समझो, मैं बैंक से 10 लाख रुपए का लोन लेके आया, तो एक हाथ तो मेरे पास 10 लाख रुपए आ गए, पैसा क्या है मेरे लिए असेट, मेरा असेट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, पर मेरे पास जो पैसा आया क्या मेरा हो गया कि लौटाना है, लौटाना है, तो मेरे ऊपर क्या आ गई, लायबिलिटी, तो सर पैसा तो इंक्रीज हुआ, असेट तो इंक्रीज हुआ, साथ में मेरी लायबिलिटी भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, यस और नो? तो हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट हैं, आपको उन दोनों इफेक्ट को रिकॉर्ड करना है। और कोई इंसान छोटा बच्चा भी समझा देगा कि अगर दो इफेक्ट है तो एक जाएगा डेबिट साइड और एक जाएगा क्रेडिट साइड। अपने एग्जाम्पल वही जो दो एग्जाम्पल मैंने 1 लाख रुपए का फर्नीचर खरीदा, तो मेरे पास फर्नीचर आया 1 लाख रुपए का, उसको तो मैंने लिख दिया डेबिट साइड, और मेरे पास से कैश गया 1 लाख रुपए का, उसको मैंने लिख दिया क्रेडिट साइड, हो गया डेबिट प्लस क्रेडिट, हिसाब करा हुआ कि मैं 10 लाख रुपए का लोन लेके आया, तो मेरे पास 10 लाख रुपए आ गए कैश, इसको तो मैं लिखता हूँ डेबिट साइड, पर ये पैसा मेरा नहीं, मुझे लौटाना है, तो मेरे ऊपर क्या आ गई, लायबिलिटी, उसको लिखता हूँ मैं लोन को, लोन क्या है मेरे लिए लायबिलिटी, उसको मैं लिखता हूँ क्रेडिट साइड, हो गया वापस में डेबिट प्लस क्रेडिट है नहीं, इसी तरीके से हिसाब बराबर रहेगा। अब यार एक बार किसी क्लास में एक बच्चे ने पूछा, सर आपने फर्नीचर को डेबिट साइड क्यों लिखा? मैं क्यों नहीं, आपने कहा दो इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट साइड जाएगा एक क्रेडिट साइड जाएगा, तो आपने फर्नीचर को ही डेबिट साइड में क्यों लिखा? मैं नहीं समझा, दोबारा बोले ना, देखो हमारे दो इफेक्ट होते हैं, एक को डेबिट साइड जाना है, तो फर्नीचर डेबिट ही क्यों जाएगा, कैश क्यों नहीं जाएगा डेबिट साइड? अगर मैं यूँ करूँ कि कैश डेबिट साइड चला जाए और फर्नीचर क्रेडिट साइड चला जाए, तो भी तो हिसाब बराबर हो रहा है कि मैं फर्नीचर खरीद के लाया 1 लाख रुपए का, तो फर्नीचर को तो लिख देता हूँ मैं डेबिट साइड और कैश को लिख देता हूँ क्रेडिट साइड, ये तो मेरा भी हिसाब बराबर है। मैं कह रहा हूँ नहीं यार ये गलत है और ये सही है यार, ऐसे कैसे सही है? टोटल वो होगा ना, साड़ा कुत्ता कुत्ता थोड़ा कुत्ता टॉमी, ये कहते हैं मेरा वाला गलत तुम्हारा वाला सही, ऐसा कैसे पॉसिबल? बोल बेटा कैसे गलत है कैसे सही? किसने बोला था? नहीं मैंने कभी नहीं बोला, ये तो मैंने यूँ बोला था कि लोग ऐसा बोलते हैं, जो आया वो डेबिट, जो गया वो क्रेडिट। तो हमने कहा था कि ये तो डेबिट और क्रेडिट के रूल्स हैं, मुझे रूल्स पर समझाओ, मुझे तो क्या चाहिए, मतलब चाहिए, और डेबिट क्रेडिट का मतलब नहीं होता, डेबिट का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, क्रेडिट का मतलब होता है राइट हैंड साइड, ये बस हमने चाहिए का नाम रखा, जैसे आगे चलोगे तो दिखता है, यहाँ रहोगे तो कितनी बोले बस, है ना? तो जो आया वो डेबिट, आप इसको डेबिट ही क्यों करोगे? तो मैंने कहा यार मेरे को समझाना तो नहीं आया मुझे उसको, लेकिन जब मुझे कुछ समझाना नहीं आया तो तुम सवाल पूछ लेना, लेकिन बात तेरे को फर्नीचर को क्रेडिट साइड ही क्यों रखना, डेबिट साइड में तेरा क्या जाए? तो बोलता है ऐसे मेरी मर्जी। अब मुझे जवाब दो, अभी बात अगर तू तेरी मर्जी चलाए और ये अपनी मर्जी चलाएगा और ये अपनी मर्जी चलाएगा, तो तेरी मर्जी से किए हुए अकाउंट हमें समझ में आएंगे नहीं ना? जब तक तू नहीं समझाएगा हमें समझ में आएगा नहीं। अगर मान ले तू कल किसी बड़ी सी कंपनी का अकाउंटेंट बन गया जिसके इतने सारे शेयर होल्डर्स हैं, तो सबको क्या घर पे आकर समझाए नहीं ना? और कल को बीच में से हमारा अकाउंटेंट काम छोड़ के चला गया, उसने तो अपनी मर्जी से चीज़ों को डेबिट किया होगा, अब कोई नए वाले पर रखेंगे तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, उसको तो शुरू से काम करना पड़ जाएगा, गलत है ना? तो भाई साहब अकाउंटिंग में तेरी मर्जी मेरी मर्जी नहीं चले, हम चाहते हैं कि यहाँ पे मेंटेन हो यूनिफॉर्मिटी। क्या मेंटेन हो? स्कूल का होता है ना यूनिफॉर्म, एक जैसा ड्रेस, तो हम अकाउंटिंग में भी यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करना चाहते हैं, ताकि मैं अगर किसी चीज़ को डेबिट करूं तो फिर बाद में मेरी ज़रूरत ना पड़े, आप उसको डेबिट देखते ही समझ जाओ कि इसने डेबिट क्यों किया हो, क्योंकि हम सब ने इस यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करने के लिए बना रहे हैं डेबिट
एंड क्रेडिट रूल्स जिनको हम सब फॉलो करेंगे। अब मैंने आपको एक बार डेबिट क्रेडिट रूल्स समझा दी तो आपकी और मेरी अकाउंटिंग क्या रहेगी, सेम। और ये जो रूल्स मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ये कोई हिंदुस्तान में इजाद नहीं, ये पूरी दुनिया में, इंडिया हो, अमेरिका हो, चाइना हो, जापान हो, सब में यही रूल्स है। मुझसे अकाउंटिंग पढ़ोगे, चाइना जाओगे तो वहाँ भी नौकरी कर सकते हो, अमेरिका जाओगे वहाँ भी नौकरी कर सकते हो, किसी और मार्स में, प्लूटो में, जुपिटर में नहीं जाओगे तो वहाँ भी यही अकाउंटिंग चलेगी, भगवान ने ही अकाउंटिंग सेम बनेगी, ठीक है। और थोड़ा सा क्वेश्चन कर ले, अकाउंटिंग का एक मैंने अकाउंटिंग का जन्म कहाँ से हुआ, इसका हमने इंस्टाग्राम पर रील डाल रखा है, आप लोग इंस्टाग्राम पर हो सकते हैं, आपको किसी का पेज पता है, देखा है, मेरा वाला बढ़िया पैंगोन लेक वाला, आप बड़े स्कूल में, ठीक है, बाकी सब भी चलो आओ। अब यार ये वहाँ बनाएंगे अकाउंटिंग का जन्म कहाँ हुआ, तेरे दिन जानते हो अभी अपने यार कहाँ पहुँचे सर, हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, हमें दोनों रिकॉर्ड करना है, एक जाएगा डेबिट साइड, एक जाएगा क्रेडिट साइड, क्वेश्चन अलाइज होता है कि कौन सा होगा डेबिट साइड और कौन सा होगा क्रेडिट साइड। अब अगर आपको आपके हाल में छोड़ देते तो आपकी मनमर्जी पड़ती, किसी को डेबिट करते किसी को क्रेडिट करते, कभी उसकी मर्जी पड़ी तो आज फर्नीचर डेबिट है, कल को उसका मम्मी से झगड़ा हो गया तो फर्नीचर कहाँ पड़ा है, क्रेडिट साइड, आज बहुत अच्छा है तो फर्नीचर डेबिट, आज मम्मी से लड़ाई हुई तो फर्नीचर क्रेडिट, ऐसा नहीं चलेगा। इसलिए हमने यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करने के लिए डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स बनाए। और अब है सीखने वाली बात, बेटा ये डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स हर टीचर दो अलग अलग तरीके से समझाता है, इसको समझाने के दो अलग अलग रूल्स तरीके हैं, समझो। अकाउंटिंग रूल्स एंड रेगुलेशन वही, रूल वही है, इधर से देखो ऐसा दिया है, इधर से देखो ऐसा दिया है, हाथ मेरा वही है, नजरिया अलग अलग है बस देखने का। तो समझो, समझाने के दो तरीके, एक होता है ट्रेडिशनल अप्रोच और एक होता है मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच पुराना घिसा पिटा तरीका, पुराने आदिवासी लोग इससे पढ़ाते हैं, अभी बूढ़े बुजुर्ग लोग वो अभी भी ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़ाते हैं। 90% स्कूल टीचर किसी से पढ़ाएंगे, तो चांसेस है कि आपके स्कूल में ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़ाई जाए। कुछ लोग सुधर चुके हैं, वो मॉडर्न अप्रोच से चल रहे हैं। मतलब जब मुझे मेरे टीचर ने ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़ाया था तो 2 साल तक कुछ समझ नहीं आया, फिर मेरे को पता पड़ा कि एक नई अप्रोच आ चुकी है, मॉडर्न अप्रोच, जिसका दूसरा नाम है अमेरिकन अप्रोच। जैसे ही मुझे पता पड़ा एक नई वाली अप्रोच आ गई, पुराने वाले से तो मैं परेशान था ही, तो मैं भक्ति गया अमेरिका, वहाँ से सीख के आया। तो पहले पुरानी वाली समझ लेते हैं, फिर नई वाली कहेंगे, पुरानी वाली समझाऊंगा लेकिन फॉलो नहीं करेंगे, फॉलो कौन सी करेंगे, नई वाली फॉलो करेंगे, ठीक है। मॉडर्न अप्रोच, पुरानी वाली ट्रेडिशनल अप्रोच में आपको 3 गोल्डन रूल्स पढ़ाए गए, कुछ ऐसे भारी भरकम 3 रूल पढ़ाए गए हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ऐसे लंबी लंबी लाइनें रट्टा मलाई जाएगी और बोली जाएगी ये सुनहरे रूल बेकार है, घटिया है, किसी काम के नहीं है। हम इसको पढ़ के बच्चे खूब कंफ्यूज होकर पेट भर भर, इसलिए मैं इनको फॉलो नहीं करता। मैं तो अमेरिका गया सीख गया, लेकिन जैसे ही अमेरिका गया ये वाली अप्रोच सीखते हैं वो मेरे पास पढ़ते हैं, बोले छोटे से अप्रोच सीखने इतनी दूर आ गया, क्यों छोटी सी अप्रोच, वहाँ तो बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं। 3 गोल्डन रूल के साथ इनमें इसमें परेशान करने की कोई बात नहीं, ये तो बहुत लॉजिक है। मैं कैसे समझाऊँ, तो एक बात बताओ, मैं तुम्हें क्या रिकॉर्ड कर लो, नहीं बोला ट्रांजेक्शन, दूसरे बोला ट्रांजेक्शन क्या होता है, रट्टा मार यानी इंग्रेडिएंट चेंज है, फाइनेंशियल पोजीशन, तो बोले फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है, किससे बनती है फाइनेंशियल पोजीशन, एसेट लायबिलिटी, और एसेट लायबिलिटी किससे बनती है, इनकम और एक्सपेंस। लोग समझिए बी, मुझे क्या रिकॉर्ड करना है, एसेट लायबिलिटी इनकम और एक्सपेंस का इंक्रीज और डिक्रीज रिकॉर्ड करना है, ये रिकॉर्ड करना है। हाँ भाई सब ये रिकॉर्ड करना है, बताओ भी सही, तो तुझे रिकॉर्ड करना है एसेट लायबिलिटी इनकम और एक्सपेंस का इंक्रीज और डिक्रीज। तो
तो बोलते हैं बहुत सिंपल है भाई, एक छोटी सी बात याद रखने, बस एक छोटी सी बात याद रखने, सारे रूल्स अपने आप याद हो जाएंगे, कोई 3 रूल का रट्टा नहीं मारना, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। याद रखो ये छोटी सी बात। मैंने कहा नहीं बताओ पहले क्या है, वो मैं बताओ, मैं याद रखूँगा, मैं ठीक है बता। उन्होंने कहा असेट इंक्रीज होगा तो डेबिट, असेट इंक्रीज होगा तो डेबिट, रखोगे ये बात है, छोटी सी बात। मैंने कहा असेट इंक्रीज होगा तो डेबिट, मैंने कहा असेट को और कुछ चाहिए, बाकी तो सारा कॉमन सेंस है, बाकी तो तुम अपने आप ही बता। मैं कैसे देख, अकाउंटिंग में दो ही तो साइड होती है, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड है। अब अगर असेट इंक्रीज होने पे डेबिट साइड जा रहा है तो डिक्रीज होने पे कहाँ जाएगा, है कि नहीं? मैंने बताया कि तुमने बताया, तुमने बताया अपने आप आगे ऊपर होते, भगवान ने बुद्धि दी है क्या कि बेटा असेट इंक्रीज होने पे डेबिट है तो असेट डिक्रीज होने पे कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड, सिंपल। अब एक और बात, सारी चीजें अपने आप तुम ही बताओ नहीं, असेट एंड लायबिलिटी आपस में अपोजिट होते हैं कि नहीं होते, होते हैं ना। इसके बाद बहुत सारे असेट है, मेरे ऊपर बहुत सारी लायबिलिटी है, वी आर नॉट सेम ग्रुप, है कि नहीं? तो अब अगर ये दोनों अपोजिट है तो ट्रीटमेंट भी कैसा होगा, अपोजिट। बातों के भूत बातों से और लातों के भूत लातों से, अलग अलग इलाज होगा कि नहीं होगा, होगा। अब अगर असेट इंक्रीज होने पे डेबिट साइड जाना है तो लायबिलिटी इंक्रीज होने पे कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड, कॉमन सेंस, ठीक है भाई। तो लायबिलिटी इंक्रीज होने पे कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड। अब लायबिलिटी अगर इंक्रीज होने पे क्रेडिट है तो डिक्रीज होने पे कहाँ जाएगी, चाहिए डेबिट साइड। मैं बता रहा हूँ, तुम बता रहे है ना, है कि नहीं? सिंपल है, याद कर रखा है, असेट इंक्रीज होगा तो डेबिट। और अभी तो तुम सारे होशियार हो, कोई मेरे से बहुत बच्चा जाके बैठ जाए ना तो मैं उसको भी याद करा दूंगा, ओके कितना मेरे को याद ही नहीं हो रहा यार, मैं तो बार बार कंफ्यूज हो जाता हूँ कि असेट इंक्रीज होने पे डेबिट होगा था क्रेडिट होगा था। तो एक ट्रिक है, कैसे बताऊँ, अभी तो तुम्हें तो याद हो गया, असेट इंक्रीज होगा तो डेबिट, ठीक है। अब दूसरी जो छोटी सी बात मुझे याद है वो भी याद रखनी है, अभी 10 सेकंड के लिए याद रखनी है, आगे मैं इसका लॉजिक बता दूंगा आपको कि लायबिलिटी और इनकम के सेम रूल हो। याद रखना, अगला टॉपिक मुझे यही बताना कि ये रूल सेम क्यों है, याद दिला देना क्या, लायबिलिटी और इनकम के सेम रूल, सेम रूल होते तो ट्रीटमेंट भी कैसा होगा, सेम। लायबिलिटी इंक्रीज होने पे क्रेडिट है तो इनकम भी इंक्रीज होने पे कहाँ जाएगी, क्रेडिट साइड, ठीक है। ये तो कॉमन सेंस, इनकम अगर इंक्रीज पे क्रेडिट और डिक्रीज पे कहाँ जाएगा, डेबिट। क्लियर? इनकम और एक्सपेंस तो आपस में अपोजिट है ना, जब जाहिर सी बात है, इनकम मतलब कमाई, एक्सपेंस मतलब गवाई। इनकम होगी तो खुश होगा, खर्चा होगा तो होगा शायद, ठीक है। तो अब इनकम अगर इंक्रीज होने पे क्रेडिट है, अब यही नहीं करना है तेरे को, ठीक है। इनकम अगर इंक्रीज क्रेडिट है तो एक्सपेंडिचर इंक्रीज पे, बोलो ना, इनकम अगर इंक्रीज पे क्रेडिट होगा तो एक्सपेंडिचर इंक्रीज पे क्या होगा, डेबिट। जोर से, कॉन्फिडेंस के साथ। अभी तो फिर भी तुम बहुत कम हो, ये तो मेरे जब पूरी क्लास बढ़ जाएगी ना तो हम इन चीज़ों को इतनी जोर से रिपीट करते हैं कि अगर नीचे कोई साइकिल से आते जा रहा हो तो गिर जाए बेचारा। अभी देखना तुम कभी करोगे तो मैं ट्रेलर तुमको सोनी क्लास में जाएगा। जल्दी ध्यान से, इनकम अगर इंक्रीज क्रेडिट है तो एक्सपेंडिचर इंक्रीज पे डेबिट, जोर से, एक्सपेंडिचर इंक्रीज पे डेबिट, है ओके। एक्सपेंडिचर अगर इंक्रीज पे डेबिट तो डिक्रीज पे क्रेडिट, सिंपल। सब में से याद कर, असेट अगर इंक्रीज होगा तो डेबिट, ठीक है। इंक्रीज पे डेबिट तो डिक्रीज पे क्रेडिट। असेट एंड लायबिलिटी दोनों आपस में क्या है, अपोजिट। अपोजिट ट्रीटमेंट भी कैसा होगा, अपोजिट। असेट इंक्रीज पे डेबिट तो लायबिलिटी इंक्रीज पे क्रेडिट, इंक्रीज पे क्रेडिट इंक्रीज पे डेबिट। लायबिलिटी इनकम के रूल क्या होते हैं, सेम, तो ट्रीटमेंट भी क्या होगा, सेम। लायबिलिटी इंक्रीज पे डेबिट, इनकम इंक्रीज पे क्रेडिट, इंक्रीज पे क्रेडिट तो डिक्रीज पे डेबिट। इनकम और एक्सपेंडिचर आपस में क्या है, अपन अपोजिट, तो ट्रीटमेंट भी कैसा होगा, अपोजिट। इनकम और एक्सपेंडिचर आपस में अपोजिट, ट्रीटमेंट कैसा होगा, अपोजिट। तुम्हें चैन से सोना है तो जाग जाओ, ठीक है। और अब जोर से रिपीट करो, सुर और ताल में मिला, है ना। अगर इनकम इंक्रीज पे क्रेडिट है तो एक्सपेंडिचर इंक्रीज पे ऐसे डेबिट, ऐसे जोर से। एक्सपेंडिचर इंक्रीज पे जोर से, क्या डेबिट,
जोर से क्या? एक्सपेंडिचर इंक्रीज पे डेबिट, इंक्रीज पे डेबिट, इंक्रीज पे क्रेडिट। डन हो गया। अब जरा ये लॉजिक क्या है? मैं 1 लाख रुपए का फर्नीचर खरीदता हूँ, मेरे पास फर्नीचर है, फर्नीचर क्या है मेरे असेट, इंक्रीज हो गया तो डेबिट, तो मैंने फर्नीचर कितना लिखा डेबिट, फर्नीचर आया मेरे पास गया क्या? कैश, कैश क्या है मेरे असेट, कैश भी क्या है मेरे असेट, और वो तो गया, मतलब कैश वाला असेट मेरा क्या हो गया? कम हो गया, और असेट मेरा कम हो गया तो क्रेडिट, इसलिए कैश को मैंने कहा लिख दिया क्रेडिट साइड। अब दूसरा वाला ट्रांजेक्शन, मैं 10 लाख रुपए बैंक से क्या लेके आया? लोन, तो 2 ही क्रेडिट क्या हो गए? एक तो मेरे पास कैश आ गया सर, कैश आ गया तो कैश में असेट इंक्रीज हो गया तो डेबिट, तो कैश को मान लूंगा मैं डेबिट साइड, पर ये पैसा मेरा हुआ नहीं है, मेरे ऊपर क्या है? लायबिलिटी लौटाने है ना, मेरे ऊपर क्या गई? लायबिलिटी, लायबिलिटी मेरी इंक्रीज हो गई तो क्रेडिट, इसलिए लोन पैसा को मान लिया मैंने क्रेडिट साइड। अब साला तो उल्टा चलेगा, तू कहेगा मैं फर्नीचर को क्रेडिट करूंगा, कैश को डेबिट करूंगा, इसका मतलब तूने फर्नीचर परचेज नहीं किया है, तूने तो फर्नीचर क्या कर दिया? सेल कर दिया। तेरे पास से फर्नीचर गया और मेरे पास क्या आ गया? कैश आ गया, तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी, ये रूल्स चलेंगे। ये रूल्स 2 तरीके से पढ़ाए जाएंगे। मैंने अभी आपको 3 गोल्डन रूल्स नहीं पढ़ाए, पढ़ाऊंगा जरूर चैप्टर खत्म होने के बाद। मैं नहीं चाहता कि आप इनको पढ़ के कंफ्यूज हो। अगर स्कूल में पढ़ाए जा रहे हैं तो जरा ठीक कहकर सो जाना आराम से, लेकिन कोई मतलब नहीं उनके गोल्डन रूल्स से पढ़ना, क्योंकि वो आपको सिर्फ कंफ्यूज करेंगे। लेकिन अगर वो भी ऐसा कुछ चार्ट बना दे तो फिर तो बहुत चिल्लाना जोर दे, ठीक है? रहेगा यार, कहाँ तक आ गया? अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग में ट्रेड सीख लिया, असेट लायबिलिटी, नॉन एक्सपेंस सीख लिया। अकाउंटिंग में सबसे ज़्यादा जरूरी रिकॉर्डिंग, क्या रिकॉर्ड करना है, क्या रिकॉर्ड करना है और कैसे रिकॉर्ड करना है। क्या रिकॉर्ड करना है? ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन मतलब फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज, फाइनेंशियल पोजीशन बनती है असेट लायबिलिटी और एक्सपेंस से, तो इन 4 चीजों में चेंज आएगा तो मुझे रिकॉर्ड करना है, मतलब मुझे रिकॉर्ड क्या करना है? असेट लायबिलिटी इनकम और एक्सपेंस का इंक्रीज और डिक्रीज रिकॉर्ड करना है, ठीक है? फिर दूसरा क्वेश्चन कहाँ रिकॉर्ड करना है? सर डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग के अकॉर्डिंगली हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट होते हैं, एक इफेक्ट जाएगा डेबिट साइड, एक इफेक्ट जाएगा क्रेडिट साइड। बेटा कौन सा वाला डेबिट, कौन सा वाला क्रेडिट? तो सर हमें पढ़ना है डेबिट एंड क्रेडिट के रूल एज पर अमेरिकन अप्रोच। ये नहीं चार्ट कि असेट इंक्रीज होगा तो डेबिट, इंक्रीज पे डेबिट तो डिक्रीज पे क्रेडिट एंड सो ऑन, ठीक है? तो बेटा ये जो छोटी सी टेबल है ना, इसको मैं बोलता हूँ सन ऑफ अकाउंटिंग। सन ऑफ अकाउंटिंग मतलब ये हमारे अकाउंटिंग की दुनिया का सूरज है। सन मतलब बेटा वाला सन, सूरज वाला, ऐसे में सन सूरज भी बोलते हैं। ये माना जाता है अगर सूरज नहीं होगा तो हमारे धरती पे जीवन नष्ट हो जाएगा। सूरज की फोकस की वजह से जहाँ पर हम खाएंगे क्या? ये ले जाओ वही पास कर, कल जिससे कहता भाई उसको बोलो कैसा कौन अकाउंटिंग की दुनिया का सूरज, जैसे हमारी दुनिया सूरज के आगे के चक्कर काटती है ना, क्यों काटती है? ये सूरज है तो जीवन है, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, झाड़ पानी नहीं, वाटर इवेपोरेट नहीं होगा, बारिश नहीं होगी, पानी पिएंगे क्या मर जाएंगे साल, ठीक है? तो यार इसी तरीके से मैं जब तक आपको अकाउंटिंग पढ़ाऊँ आज से 7 साल, तो हर साल हर दिन हम जो अकाउंटिंग पढ़ेंगे वो इसी के बेसिस पर पढ़ेंगे। ये तो अभी नया पेंट हो गया, तो ये तो कहते हैं दीवार पे नहीं आता, अगर दिख जाए अच्छे से पेंट किया नहीं दिखेगा। अभी मैं अगले लेक्चर में जब थोड़े से ज़्यादा हो जाओगे तब ये टेबल तो मेरा दीवार पे ही, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट रोज़ काम आए, इसलिए मैं कहता हूँ इसको सन ऑफ अकाउंटिंग। जब तक आप अकाउंटिंग पढ़ो, पहला लेक्चर है, पहला चैप्टर है, पहला क्या लास्ट लेक्चर ऑन योर 7th ईयर, वो भी इसी के ऊपर बेस्ड है। पहले ये पढ़ाऊंगा फिर चैप्टर काम में आएगा, इसके बिना अकाउंटिंग हो ही नहीं सकती।
आप सोचो अभी तक जो मैंने पढ़ाया ना वो भी सब इसी में समाया हुआ है। असेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस क्या रिकॉर्ड करना है, कहाँ रिकॉर्ड करना है, वो भी इसी में क्या रिकॉर्ड करना है, असेट लायबिलिटी इनकम और एक्सपेंस का इंक्रीज और डिक्रीज रिकॉर्ड करना है, कहाँ रिकॉर्ड करना है, ये रहा सब असेट इंक्रीज एंड सो ऑन। रह जाएगा ये छोटी सी टेबल याद हो जाएगी। अगर ये टेबल याद हो गई तो अकाउंटिंग में जिम्मेदारी मेरी, फिर तो तुम्हें अकाउंटिंग करने में मजा आ जाएगा, कभी तुम अकाउंटिंग को माफ नहीं करो गारंटी। और ऐसे पढ़ाने वाला टीचर भी शायद एक दो ही होंगे जो एक इस क्लास में है उस क्लास में, बाकी सब इस टेबल में तुमको नहीं पढ़ा। बाकी कैसे पढ़ा टीचर पढ़ा दो ठीक है। चलो कुछ याद करने को कहा था मेरे को याद दिलाओ। इन दोनों के रूप सेम थे याद क्लियर है तुमको। आगे बढ़ने की इच्छा है परम अमन ऑन टू 10 तक कैसा था पढ़ना? एवरेज तेरी पढ़ने की इच्छा होगी कि ऐसी मम्मी मार के पढ़ा कभी होती आप में से कोई ऐसा जिसको पढ़ने का मन ही नहीं होता मेरे जैसा? झूठ नहीं बोल तुम सारे पढ़ने वाले बच्चों रोज नहीं, कभी तो कभी भी नहीं होती मजबूरी में जब पेपर होते हैं। मेरा पढ़ाई में इतना बुरा हाल था कि 9th क्लास में मैं क्वार्टरली में भी फेल था, हाफरली में भी फेल था। 9th क्वार्टरली में भी फेल, हाफरली में फेल। फिर मेरे को एहसास हो गया कि अगर मैंने पढ़ाई की तो साल बर्बाद हो जाएगा। फिर थैंक गॉड मैं फाइनल में पास हो गया। अब यहाँ हम पढ़ रहे थे सर ये लाइब्रेरी और इनकम के रूल से एक डायलॉग मैंने कल बोला था, बहुत बड़े बोल बोलते थे कछुड़ कि भाई अब चांद सूरज और ये दुनिया गोल दुनिया में नहीं पता, लेकिन अकाउंटिंग में कौन सी चीज़ कहाँ पे है क्यों है ये हमें पता होना चाहिए। 99% पता है, 1% नहीं होगा, शुक्र से कुछ बता दूंगा, आपको कोई पता नहीं होगा, आप देखिए कुछ बता दूंगा, लेकिन जवाब है। अब इन दोनों में सेम रूल क्यों है तो इसका जवाब सुनो। अकाउंटिंग में अब हम दूसरा कंसेप्ट कर रहे हैं, उस कंसेप्ट का नाम है सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट, जिसको हम प्यार से बोलते हैं एंटिटी कंसेप्ट। मतलब सेपरेट मतलब अलग अलग, लीगल मतलब कानूनी, लीगल फॉर्मेलिटी मतलब कानूनी कार्रवाई, लीगल मतलब कानूनी। एंटिटी मतलब आइडेंटिटी, एंटिटी मतलब आइडेंटिटी मतलब अस्तित्व है ना। तो ये कंसेप्ट कहता है कि भाई सब कानून की नजर में बिजनेस और उसको चलाने वाला बिजनेसमैन ये दोनों अलग अलग है। कानून जो समझता है बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है। और ये कंसेप्ट हमें सिखाया ओ माय गॉड मूवी में परेश रावल। ओ माय गॉड मूवी जानते हो? तो परेश रावल की भगवान की मूर्ति की दुकान होती है, गवर्नमेंट ले जाती है, वो इंश्योरेंस कंपनी उसको पैसे दे देती है, वो कहती है तो एक्ट ऑफ गॉड है, तो सारे धर्मों के खिलाफ केस कर देता है। याद आया नहीं है? लेकिन नहीं, सारे धर्मों के खिलाफ केस कर देता है। तो जब सब कटघरे में आते हैं, पंडित जी, मौलवी जी, गुरु जी, फादर सब आते हैं, उससे पहले बोलते हैं अरे भाई आपकी लड़ाई तो भगवान के खिलाफ, आपने हमें क्यों बुलाया? तो वो ये कंसेप्ट सिखा। एक बात बताओ, आपके घर में अगर रिलायंस की बिजली आ रही है और रात को बिजली चली जाए तो आप कहाँ जाओगे? अनिल अंबानी के घर में जाओगे, मोटा भाई और लाइन चली कि रिलायंस के ऑफिस में जाओगे? रिलायंस के ऑफिस मतलब आप समझते हो कि बिजनेस एक अलग चीज़ है, बिजनेसमैन एक अलग चीज़ है। सेम दूसरा एग्जाम्पल में अगर मान लो आपके घर में जैसे हमारे रखा हुआ है वो लैंडलाइन BSNL में डब्बा ही बोलते हैं, मतलब तो खराब रहता ठीक है, और वो वापस से खराब हो गया। अब BSNL एक सरकारी कंपनी, आजकल सरकार मन चला रहा है, बोली अब वो डब्बा खराब हो गया तो कहाँ जाऊँ? या केंद्रीय बोर्ड में BSNL के ऑफिस में जाऊँ, मोदी जी के घर पे जाऊँ, मोदी जी आपको डब्बा खराब हो गया, कहाँ जाऊँगा? BSNL के ऑफिस में। मतलब आप समझते हैं बिजनेस एक अलग चीज़ है, चलाने वाला धंधा एक अलग चीज़ है। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैंने किसी बात पे मान लो ये अथर्व को डांट दिया,
कि रोते रोते कर गया किसी मम्मी के लिए अब तो कंप्लेन होगी सब। तो ये लोग मेरी कंप्लेन करने का है कि बीसीसी का ऑफिस में आएंगे, मेरी मम्मी के बाद घर पे जाए समझा लो आपके छोरे को क्या आएंगे, नहीं आएंगे ना। बिजनेस एक अलग चीज है, सेम हम लोग फॉलो करते हैं कि अकाउंटिंग में भी बिजनेस एक अलग चीज है, बिजनेस मैन एक अलग चीज है। और हम अब इस बात की बात मानी कि हम जो अकाउंटिंग कर रहे हैं वो किसी कर रहे हैं बिजनेस की। बिजनेसमैन गया तेल रोड से, कहाँ गया बिजनेसमैन? ये हमारे कुछ तकिया कलाम है ना, ये आपको याद है। आप यहाँ पे घूमते घूमते किसी से मिल जाओ, उसको रोके हुए चल जाओ, बिजनेसमैन कहाँ गया बता, उसको मुझे ध्यान नहीं देगा तेल ले, कहाँ गया बिजनेसमैन? तेल। आप लगे बिजनेसमैन को हमें कुछ लेना चाहिए। मतलब मान लो हमारा गोडाउन का माल से भरा हुआ, ठीक है, उस गोडाउन में बिजनेसमैन किसी काम से गया और बिजनेसमैन आग लग गई, वो बिजनेसमैन की जल्दी खाक हो गई। मान लो जिस दिन आग लगी उस दिन गोडाउन खाली था, माल तो कुछ भी नहीं जला, बेचारा बिजनेसमैन नहीं बढ़ गया। तो कोई इनके पास नहीं है, कुछ इन्वॉल्व नहीं, बिजनेसमैन से हमारा नहीं, लेकिन हमें याद आया तो भाई वो बिजनेसमैन की जेब में तो हमारे 10 रुपये थे, वो भी चलिए गए, तो हम क्या करेंगे यार 10 रुपये का नुकसान हो गया, तो हम किसके पास करेंगे 10 रुपये। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10 रुपीज 10 रुपीज, क्योंकि बिजनेस में यार लेने में उससे मतलब है ही नहीं, हम अकाउंटिंग किसी करते हैं बिजनेस की। अब एक बात समझो आप, बहुत बेसिक, मैं बहुत छोटे लेवल से पढ़ाता हूँ, हर किसी को समझ में आता है। आज अगर मेरे इस पॉकेट में पैसे हैं, उसको निकाल के मैंने मेरे दूसरे वाले पॉकेट में रख दिया, तो मैं कहीं पर रिकॉर्ड करूँगा कि राइट हैंड के पॉकेट में से मैंने लेफ्ट हैंड के पॉकेट में पैसे डाल दिए, लेकिन यही पैसे निकाल मैंने अमन को दिए, तो मैं रिकॉर्ड करूँ क्यों करूँ, मैं करूँ। सेम तरीके से एक बात बताओ, सोचो साइड से जवाब, क्या बिजनेस आसमान से बरसता है? आया कि जमीन पे सूखता है कि पानी डालो बड़ा हो जाए? अगर मैं बिजनेस नहीं हो, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले सिर्फ एक आइडिया होता है, तो मैं सही कह रहा हूँ मैंने, और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? नहीं आइडिया है, अब उसको एग्जीक्यूट करने के लिए क्या चाहिए आपको? पैसा। क्या चाहिए? पैसा। और ये पैसा कहाँ से आया? आसमान से तो बढ़ते हैं, जमीन में हो गए, तो ये पैसा कहाँ से आया? कि बिजनेसमैन अपना पर्सनल सेव किया हुआ पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट कर देता है कि अब देखो, मान लो बिजनेसमैन ने अपना पर्सनल सेव किया हुआ 5 लाख रुपया बिजनेस में लगा, तो इसके पास तो 5 लाख रुपए गए और इसके पास 5 लाख रुपए आए, ये इन दोनों के बीच में कुछ लेन देन हुआ, क्योंकि ये दोनों अलग अलग है तो मुझे रिकॉर्ड करना जरूरी है। अब मैं कह रहा हूँ कि मैं किसकी साइड हूँ? बिजनेस की साइड। अब आप सोच के एक बात बताओ, मैं क्या रिकॉर्ड करूँगा? पैसों का आना रिकॉर्ड करूँगा कि पैसों का जाना रिकॉर्ड करूँगा कि दोनों रिकॉर्ड करूँगा? आप दोनों इसलिए बोल रहे हो क्योंकि मैंने अभी आपको पढ़ा है डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग कि हर ट्रांजेक्शन के 2 इफेक्ट होते हैं। तो बेटा अब मैं ये पढ़ा रहा हूँ कि वो जो 2 इफेक्ट है वो दोनों इफेक्ट बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने हैं। वो गया तेल लेने, उसके पास से 5 लाख रुपए गए आए, मुझे उससे क्या मतलब है? आप लगे साले, हम किसकी साइड है? बिजनेस। हम किसकी साइड है? बिजनेस। और ये भी बात सत्य है कि हर ट्रांजेक्शन के 2 इफेक्ट, तो हमें वो दोनों इफेक्ट इसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। और इसके पॉइंट ऑफ व्यू से 2 इफेक्ट पता है क्या होंगे? देखो, बिजनेस के पास पैसा आ रहा है कि गया? आया। क्या आया? कैश। कितना है? 5 लाख। कहेगा एक लाख तो मेरे पास क्या है? पैसा मेरे पास। और दूसरे में अब एक बात बताओ, हमारे पास अब हम कौन बिजनेस, हमारे पास जो 5 लाख रुपए आए ये हमारे हो गए कि लौटा गए? सोच के हम तो टेंशन नहीं, गलत करो टेंशन नहीं। हम है बिजनेस, ये है बिजनेसमैन। मान लो हमारा बिजनेसमैन है शाहरुख खान, हमने शाहरुख खान को बेला घुसरा के 5 लाख रुपए हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करा। अब हमें बिजनेस है, हमारे पास पैसा आया, अब ये पैसा हमारा हो गया कि लौटा? देना पड़ेगा ना उसको, लौटाना है। कोई कह रहा है कि हमारा हो गया? लौटा। सब समझ लो
आज मैं, हार्दिक और शाहरुख खान, हम तीनों मिलकर बिजनेस करेंगे, ठीक है? अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था, अचानक शाहरुख खान क्या कह रहा है, मैं आप लोगों के साथ बिजनेस नहीं कर सकता, मैं तो जाना चाहता हूँ। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया भाई, सब बढ़िया तो चल रहा है? नहीं नहीं यार, तुम दोनों की सोच अलग है, मेरी सोच अलग है, मैं नहीं चाहता आगे चल के कोई डिस्प्यूट हो, तो मैं तो अभी से अलग होना चाहता हूँ, मैं तो जाना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है फिर जा, लेकिन ऐसे थोड़ी जाऊँ, और फिर क्या चाहिए, कौन से पैसे, वो जो मैंने बिजनेस में लगाया था कि लेकिन अपना एग्री करो नहीं कर, हम भी एग्री करें, हाँ हमें देख तो पड़ेगा। तो ये मतलब कि बिजनेस में जो पैसा लगाता है वो बिजनेस में वो नहीं करते, वो उन्होंने सिर्फ यूज कर लेते हैं। जब भी वो मांगेगा हमें उन पैसों को लौटाना पड़ेगा, और आपके पास पैसा आए, आपका ही हो जाए तो इनकम, इधर लौटाना पड़े तो लायबिलिटी, है ना भाई साहब? ये दोनों अलग अलग हैं। अगर बिजनेसमैन ने बिजनेस में जो पैसा लगाया है ना, वो पैसा बिजनेस के लिए क्या है, लायबिलिटी। जब भी वो मांगे हमें लौटाना पड़ेगा, और इस लायबिलिटी को हम बोलते हैं कैपिटल। क्या बोलते हैं? सुना होगा ना आपने कि हमने इतना कैपिटल इन्वेस्ट कर रखा है बिजनेस में, ठीक है? तो बिजनेसमैन ने बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट किया उसको अपन बोलते हैं कैपिटल, और कैपिटल इज अ काइंड ऑफ लायबिलिटी। तो अब हमारे बिजनेस के अकॉर्डिंग दो इफेक्ट क्या होंगे कि पहला इफेक्ट कि हमारे पास 5 लाख रुपए का कैश जो कि क्या है, एसेट, और दूसरा इफेक्ट कि 5 लाख मेरे लिए हम उसको लौटा रहे हैं, तो ये होगी मेरे लिए लायबिलिटी जिसका नाम है कैपिटल। 5 लाख रुपीज ये मेरी हो गई लायबिलिटी। एक तरफ कैश भी बढ़ गया, एसेट भी बढ़ गया, एक तरफ लायबिलिटी भी बढ़ गई। अब नतीजा क्या हुआ? नतीजा हुआ कि सर अभी तो पहला ही ट्रांजेक्शन हुआ है, और पहले ट्रांजेक्शन के बाद जो नतीजा निकल के आया वो ये है कि मेरे ऊपर 5 लाख की लायबिलिटी है और मेरे पास 5 लाख रुपए का एसेट है। मींस आफ्टर फर्स्ट ट्रांजेक्शन आई हैव एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी, है कि नहीं? है ना? और मैं कहता हूँ, इसमें ऐड ऑन करता हूँ कि एक क्या, 1000 क्या, 1 करोड़ ट्रांजेक्शन भी क्यों ना हो जाए, देयर विल बी ऑलवेज 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 एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी। हमेशा एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी तो होता ही होगा। हम प्रूव कर सकते हैं, मैं पीरियड प्रूव करता है चीज को, ठीक है? तो प्रूव कर देते हैं कैसे, आप समझ। पहला ट्रांजेक्शन से समझ में आया। अब हम बिजनेस करना कम क्या करें, सर इस 5 लाख रुपए में से 2 लाख रुपए की तो मैंने खरीदी बिल्डिंग, जहाँ पर मेरा बिजनेस करूँ, तो 5 लाख रुपए गए, 5 में से 2 गए, कितने में से 3 लाख, और मेरे पास एक नया एसेट आ गया, क्या, बिल्डिंग, कितने की, 2 लाख। फिर नतीजा एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी, है कि नहीं? फिर सर मैंने फर्नीचर भी कर, कितने का, 2 लाख। फिर 3 में से 2 लाख में कितने बचे, 1 लाख, और फर्नीचर आ गया 2 लाख। एक एसेट गया, एक एसेट आ गया, एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी 5 लाख 5 लाख। अब मेरे पास 1 लाख रुपये बचा, अब मुझे लगता है यार 1 लाख रुपये में धंधा हो सकता है, तो मैं 2 लाख रुपये बैंक से लोन लिया। अब मैं 2 लाख रुपये बैंक से लोन लिया, एक तो 2.5 से 2 और आ गए, कितने हो गए, 3, कितने हो गए, 3। अब जो बैंक से पैसा लेके आया वो मेरा हो गया क्या, वो भी मेरे लेके आया लायबिलिटी, तो मेरी एक लायबिलिटी भी बढ़ेगी जिसको मैं कहूँगा लोन फ्रॉम बैंक, कितना, 2 लाख। तो 3 + 2 5 + 2 7, और ये भी 5 + 2 7, मतलब 7 लाख के एसेट और 7 लाख के लायबिलिटी। हर बार प्रूव कर रहा हूँ कि देयर विल बी ऑलवेज एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी। डन। अब मैंने क्या करा कि 3 लाख में से 2 लाख रुपए का माल खरीद लिया दुकान, जिसको मैं बोलूँगा स्टॉक। 2 लाख का माल, अभी भी 1 लाख रुपए तो है मेरे पास कैश, धंधा करने के लिए थोड़ा बहुत कैश होना चाहिए। अब क्या करेंगे, सब कुछ आ गया, बिल्डिंग आ गई, फर्नीचर आ गया, माल आ गया, अब मैं माल बेचना चालू करूँ। मानो साल भर मैंने इस 2 लाख रुपए के माल को कॉमन से 2 लाख रुपए का माल मैं कम में बेचूंगा, ज़्यादा में बेचूंगा, ये तो धंधा मेरा है। अब मैं 2 लाख का माल 2 लाख में बेचूंगा तो क्या कहेंगे, ये तो सेवा हो रही है ना, तो ज़्यादा में बेचूँ, कितने ज़्यादा में बेचूंगा, 2 का माल कितने बेचूँ, 3 बोल रहे हैं, 3 में बेचते, ज़्यादा में कंप्यूट करते, कितने बेचे हैं, 3 लाख। तो 2 का माल मैंने बेचा 3 लाख, डन। माल है 3 लाख रुपए आ गए, मतलब मेरे पास अपने से कितने 4, एक तो पहले से 3 और मतलब 4 कितने हो गए, टोटल एसेट कितने हो गए, 4 + 2 + 2 8,
कितने हो गए टोटल एसेट? अब मेरे 8 लाख। और लायबिलिटी कितनी है? 5 + 2 7। पर आप तो बड़ा चीख चीख के बोल रहे हो, देयर विल बी ऑलवेज 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 एसेट इक्वल्स टू, तो आपने अपने आप को गलत प्रूफ कर दिया। गलत नहीं। एक बात बताओ, ये इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 1 लाख। डिफरेंस कहाँ से आया? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बोले। 1 लाख का डिफरेंस किस चीज से आया? सर वो प्रॉफिट आया ना, हमने 2 लाख की चीज 3 लाख में बेची ना, 1 लाख रुपया क्या हो गया हमारा? प्रॉफिट। अब एक बात बताओ, सिंपल सी बात सोचिए, ये जो 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, इस पे किसका अधिकार? बिजनेस का कि बिजनेसमैन का? बिजनेसमैन का। तो तेरे मन में क्या है? तू बोल, बिजनेस का कि बिजनेस का? बिजनेस का। बिजनेस 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 क्या? बिजनेस भाई बिजनेस। क्यों? एक बात बताओ, क्या बिजनेस आसमान से बढ़ सकता है? क्या जमीन से हुआ? नहीं ना। आपने ये जो भी पैसा कमाया 1 लाख रुपए, कहाँ से कमाया? इस 5 लाख रुपए को रोटेट करके कमाया। और ये 5 लाख रुपए किसने लगाए? तो फिर वो 1 लाख रुपए जो कमाया वो किसकी वजह से कमाया? बिजनेसमैन की वजह से। ये तो कहने की बात है, दोनों अलग अलग है, तो दोनों सेम ही है, तो दोनों सेम ही। तो कमाया किसने? बिजनेसमैन। तो हम बिजनेसमैन को क्या कहेंगे कि भाई साहब, कहते हैं कि नहीं कहते? सुन रहे हैं कि भाई साहब आपने तो बिजनेस में क्या लगाए थे? 5 लाख, पर अब वो बढ़ के कितने हो गए? 6 लाख। 6 लाख कैसे हो गए? 1 लाख का क्या हुआ? प्रॉफिट। कि आपने तो 5 ही लगाया था, 1 लाख रुपए हमने कमा लिया, अब हम आपको 5 नहीं देंगे, कितने देंगे? 6 देंगे। तो आपका कैपिटल 5 नहीं हो गया, कितना हो गया? 6 हो गया। 6 का कैपिटल, 2 का लोन कितना हो गया? ये भी 8 लाख। ये लोग देयर विल बी ऑलवेज एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी। आ रहा कि नहीं आ रहा? और इसको और थोड़ा प्रूव करें, एक और बात से अदर एंगल से समझते हैं। अगर मान लो मैंने शाहरुख खान के पास गया कि भाई साहब मेरे बिजनेस में 5 लाख रुपए लगा दो, तो शाहरुख खान सबसे पहला सवाल क्या पूछेगा? मैंने कहा मेरे बिजनेस में पैसा लगा दो, ये मेरा बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट, इसमें 5 लाख रुपए लगा दो, उसका सबसे पहला सवाल मुझे क्या मिलेगा? प्रॉफिट कितना हो? पागल हो गए, क्या मिलेगा? 5 लाख रुपए लगाओगे, 5 लाख वापस नहीं हो गया मिलेगा, तो लगाया नहीं क्या वो पैसा? पैसा लगाते ही नहीं लगे। जो भी प्रॉफिट होगा किसको मिलेगा? उसको मिलेगा। आज हम दोनों ने मिलकर पैसे लगाए, तो जो प्रॉफिट हुआ दोनों में आना पड़ेगा। उसके अकेले में लगाए तो सारा पैसा किसको मिलेगा? उसको मिलेगा। यस सर, हो गया ना भाई? हम 5 देंगे, कितना देंगे? 6 हो गया। डन। अब यार तुम थोड़ा बैकग्राउंड में जाओ, हमने एक टॉपिक क्यों चालू किया था? सेम क्यों हो? लायबिलिटी और इनकम सेम। दिमाग बहुत है तेरे, ढंग से सुन रहा हूँ। क्या हमने ये टॉपिक क्यों चालू किया था? सेम लायबिलिटी और इनकम सेम। तो ये प्रूव कर देगा। और मैं प्रूव क्या कर देगा? कैसे इक्वल्स टू लायबिलिटी होती है, इससे क्या क्या लेते हैं? हाँ है ना? अब चलते हैं बताओ, एक बात बताओ, इस पूरी कहानी में हमने ये सीखा कि साल भर बिजनेस करने के बाद जो मुझे प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट में किसका अधिकार है? बिजनेसमैन। तो वो प्रॉफिट मेरा कहाँ जाके मिलेगा? बिजनेसमैन की कैपिटल। मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर जो भी मेरी इनकम थी वो किस पे कन्वर्ट हो गई? लायबिलिटी है कि नहीं? सर बिजनेस मेरा नहीं है, मालिक तो वो है, तो जो भी बिजनेस से कमाऊंगा वो सारी इनकम किसकी हो जाएगी? बिजनेसमैन की। तो एट द एंड ऑफ द ईयर मेरी जो इनकम है, सुनना अच्छे से, एट द एंड ऑफ द ईयर मेरी जो इनकम है वो भी किसमें कन्वर्ट हो जाती है? लायबिलिटी में। इसलिए इन दोनों के रूल सेम रखे जाते हैं ताकि ये इजीली क्या हो जाए? मर्ज हो जाए। समझे कि नहीं समझे? क्लियर? आज के लिए इतना ही, फिर मिलता है तब तक के लिए बाय, करना सी। और कल मैं आपको पढ़ाऊंगा, वो रब कर दिया हमने, क्या रिकॉर्ड करना है, कहाँ रिकॉर्ड करना है, सीख लिया। कल हम सीखेंगे कैसे। अगर आपके पास डिग्री है, बेटा ये बुक दिखाना नीचे से, ऐसी आपके पास बुक है तो आप लेके आना, नहीं है तो भी लेके आना, साल भर में सीख करना। ठीक है? बाय।